वेलकम इन दिस टाइमलाइन सीरीज। आज हम लोग वर्ष 1964 की जो इम्पोर्टेंट घटनाक्रम है वो देखने वाले हैं। इससे पहले हम सभी राजनीतिक घटनाक्रम के बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि प्रधानमंत्री जब बदले हैं, यानी जो पहले प्रधानमंत्री हैं उनका निधन हुआ और उसके बाद में हमारे द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का चुनाव हुआ। हालांकि इन दोनों लोगों के मध्य में एक कार्यकारी प्रधानमंत्री भी रहे हैं जिनका नाम था गुलजारी लाल नंदा। तो ये हम सारा कुछ देख चुके हैं। यानी 1964 में जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो जवाहरलाल नेहरू रहे हैं कुछ समय तक। उसके बाद में फिर लाल बहादुर शास्त्री जी देश के प्रधानमंत्री रहे हैं और राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन ही रहे हैं। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट घटनाएं हैं जो इस वर्ष हुई थी, जो हमारे जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बार बार एग्जाम में आती हैं, तो पहले उन्हें देख लेते हैं। क्योंकि हम पॉलिटिकल तो देख चुके हैं और जो बचा हुआ इम्पोर्टेंट घटनाक्रम है उसे और देखना है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है यूटीआई की स्थापना। यूटीआई मीन्स यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यूटीआई क्या है? देखो, भारत में सबसे पहली बार फ्रेंचाइज फंड उद्योग की स्थापना म्यूचुअल फंड से ही हुई थी। इसकी स्थापना 1964 में की गई थी। म्यूचुअल फंड के बारे में आपको पता होगा कि कई सारे लोग जो है ना किसी व्यवसाय को जब स्टार्ट करना चाहते हैं तो एक साथ वो थोड़ा थोड़ा पैसा जो है ना वो निवेश करते हैं और एक बड़ा अमाउंट इकट्ठा हो जाता है जिसे आप ग्रो करते हैं सभी लोग मिल करके। तो ये जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, इसी से एक नई टर्म का इजाद किया गया था, म्यूचुअल फंड। तो 1964 में ये प्रारंभ हुआ था। यूटीआई इसको हम लोग बोलते हैं, यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जो एग्जाम में आते हैं। पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि यूटीआई यानी यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो 1964 में। सेकेंड क्वेश्चन ये आता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र में है। और कुछ जानकारी जो आपको जानना चाहिए इसके बारे में जो एग्जाम ओरिएंटेड है कि इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन। मतलब ये जो है ना भारत सरकार के अधीन ही काम करता है, भारत सरकार की देखरेख में ही काम करता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। कार्य क्या है इनका, इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, लक्ष्य क्या है? तो इनकरेज करना, मोबिलाइज करना, जो कम्युनिटी है यानी जो लोग हैं, समूह हैं, उनको चैनलाइज करना ताकि वो और ज़्यादा प्रोडक्टिव कॉपरेटिव इन्वेस्टमेंट जो है ना, कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट जो है ना उसको लगातार कर सकें। कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हुआ? उद्योग में, औद्योगिक क्षेत्र में लगातार निवेश को बढ़ावा देना। ये सारा का सारा काम जो है ना यूटीआई के माध्यम से किया जाता है। इसमें एक साथ बहुत सारे लोगों को इन्वॉल्व कर लेते हैं। तो काफ़ी सिंपल चीज़ है। अभी तो यूटीआई के बारे में सबको पता भी है कि आपने वो टैग लाइन सुनी होगी, म्यूचुअल फंड सही है ना? तो काफ़ी बढ़िया कॉन्सेप्ट है ये निवेश करने का। आईडीबीआई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना भी 1964 में हुई थी। देखो, आईडीबीआई के बारे में बात करें तो ये क्या कार्य करता है, इसे हिंदी में कहते हैं औद्योगिक विकास बैंक। हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र में। अगर बात करें कार्य की, क्या कार्य करता है, तो कार्य जो है ना ये एक विकास वित्त संस्थान के रूप में कार्य करता है। मतलब क्या हुआ कि जो हमारे यहाँ पर पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं ना, पीएसयूज हैं, या जो हमारे यहाँ पर छोटे छोटे उद्योग हैं, तो उनके मध्य में कोऑर्डिनेशन बिठाना, ऋण मुहैया कराना, वित्तीय औद्योगिक क्षेत्र को वित्तीय सेवाएं मुहैया कराना इनका मूल काम है। ठीक है। अच्छा, याद रखना ये जो संस्था है ना, इसमें भारतीय जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी और भारत सरकार, इन दोनों का फंड लगा हुआ है। ये दोनों ही मिल करके जो है ना छोटे छोटे जो उद्योग होते हैं, एमएसएमई होता है, इनको क्या करते हैं कि इनको फंडिंग करते हैं। तो ये इनका मूल कार्य है औद्योगिक विकास बैंक का। इसने हमारे देश के औद्योगिक विकास में काफ़ी बड़ी भूमिका निभाई है। तो एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम में बार बार आता है। आप समझ पा रहे होंगे कि कितना महत्वपूर्ण वर्ष है 1964, जब इतने बड़े बड़े ऐसे निर्णय लिए गए थे जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का कारण बने हैं बाद में, जैसे आईडीबीआई की स्थापना या यूटीआई की स्थापना। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत काम की होने वाली हैं। अगला जो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये एक संस्था है। क्या काम करती है? इसको आईयूसीएन बोलते हैं। आईयूसीएन के बारे में आपने पहले से भी पढ़ रखा होगा या सुना होगा। हिंदी में बात करें तो इसे बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ। ठीक है, 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। आपने सुना होगा कई बार कि रेड डेटा बुक, ठीक है, में इस प्रजाति को संकटग्रस्त घोषित कर दिया गया या इस प्रजाति को संकटग्रस्त घोषित कर दिया गया। तो जो रेड डेटा बुक है ना उसको आईयूसीएन ही जारी करता है। याद क्या रखना है? याद ही रखना है कि जो आईयूसीएन है ना इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। सुपर इंपॉर्टेंट बिंदु है। इसके अलावा जो इसका हेडक्वार्टर है ना वो कैम्ब्रिज में है, यूनाइटेड किंगडम में, यूके में। ठीक है। अच्छा, कार्य की बात करें, कार्य मैंने बता दिया कि रेड डेटा बुक जारी करना, यानी जो संकटग्रस्त पौधे हैं, पेड़ पौधे हैं या जो प्राणी हैं उनकी लिस्ट बनाना ताकि लोग उन पर और अच्छा काम कर सकें और ज़्यादा उनकी देखभाल की जा सके। तो यही मूलतः काम में 1964 में गठन किया गया था। विश्व भर में चाहे पौधे हों, पशु हों
या उनकी कोई भी जाति हो या किसी भी प्रकार के पौधे या पशुओं में से किसी भी प्रकार की किसी जाति के हों, उनकी व्यापक तालिकाएं बनाई जाती हैं, यानी लिस्टिंग करी जाती है उनकी। उसके बाद में उनके संरक्षण पर काम किया जाता है। ये मूल कार्य है IUCN का। IUCN हमेशा से एग्जाम में आता रहा है, तो बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा इसे। अगला CVC के बारे में आपने पढ़ा होगा, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन इसको बोलते हैं, ठीक है। केंद्रीय सतर्कता आयोग हिंदी में कहते हैं। स्थापना 1964 में हुई थी। CVC का बहुत बड़ा रोल है। 1964 में हमें इसकी स्थापना करनी पड़ी या हमने इसकी स्थापना की। मैं दोनों बातें बोल रहा हूँ, उसका रीजन ये है कि ये कार्य क्या करता है, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है ना, जिसको हम लोग CVC बोलते हैं, भारत का एक शीर्ष सरकारी संस्थान है जो देश के सार्वजनिक प्रशासन में ईमानदारी, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देता है। यानी 1964 से ही लगातार आप देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार मौजूद था, है ना। तो उसी समय पर हमको संस्था बनानी पड़ी और हमारे जो पूर्वज थे या जो नेता थे, जो लोग थे, उन लोगों ने इस संस्था को बनाया ताकि जो करप्शन है उस पर लगाम लगाई जा सके। बढ़िया क्वेश्चन है और ये आज भी काम करता हुआ इस तरीके से। इसके बारे में एक बात याद रखिएगा कि स्थापना इसकी 1964 में हुई। भ्रष्टाचार निवारण पर काम करने वाली ये एक संस्था है। सुपर इंपॉर्टेंट बिंदु क्या है कि संथानम समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी। ये भी UPSSC में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। UPSSC में पूछा गया, तो बहुत याद रखिएगा कि इसकी स्थापना जो है ना, वो किस समिति की सिफारिश पर की गई थी। ईयर याद रखना है, 1964 में स्थापना हुई थी। किस समिति की सिफारिश पर स्थापना हुई थी, तो संथानम समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना करी गई थी। केंद्रीय सतर्कता आयोग जो CVC है ना, ये संवैधानिक दर्जा प्राप्त संस्था है। संवैधानिक दर्जा का मतलब क्या हुआ कि जिसके बारे में जो नियम, कायदे, कानून, रूल्स, रेगुलेशन जो है ना, वो हमारे यहाँ संसद तय करती है, संसद बनाती है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है। और हाँ, हेडक्वार्टर यानी ऑपरेट कहाँ से करते हैं, तो वो दिल्ली से। हेडक्वार्टर इनका दिल्ली में है। सिरमा शास्त्री समझौता 1964। देखो 1964 में एक समझौता हुआ जिसे हम लोग सिरमा शास्त्री समझौता के नाम जानते हैं। शास्त्री मतलब, चूंकि इस समय पर देश के जो प्रधानमंत्री थे वो लाल बहादुर शास्त्री थे, तो इनके नाम पर और सिरमा, ये दोनों नामों पर एक समझौता हुआ। ये समझौता था, ये श्रीलंका के 9 लाख तमिलों को नागरिकता देने के लिए भारत और श्रीलंका के मध्य में ही समझौता किया गया था, ठीक है। एक चीज समझ लो, देखो भारत में आप जानते हैं कि हम लोग हमेशा ही उन लोगों को जिनकी रूट्स कभी इंडियन रही हैं या जो अपने आप को इंडियन मानते हैं या जो कभी इंडिया से बाहर गए हैं, उन सबको भारत का नागरिक मानते हैं। या आपने देखा होगा अभी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट भी आया था, जिसमें जो भी हिंदू लोग या जो क्रिश्चियन हैं या जो भी बौद्ध हैं या जैन हैं, ये सभी के सभी लोग जो भारत से बाहर किसी कारण से गए हैं या जिनकी रूट्स भारत में रही हैं, तो उनको हम दोबारा एक्सेप्ट करने की बात कर रहे हैं। तो श्रीलंका के नागरिकों को 9 लाख उस टाइम पर श्रीलंका के नागरिक थे ये लोग, 9 लाख तमिलों को नागरिकता दी गई थी। ये समझौता काफी इंपॉर्टेंट है, जो सिरमा शास्त्री समझौता के नाम जाना जाता है। इसमें 2 बिंदु आते हैं। एक क्वेश्चन ये आता है कि सिरमा शास्त्री समझौता कब हुआ था, 1964, ये पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड की बात करें, सेकंड क्या पूछा जाता है कि सिरमा शास्त्री समझौता किन 2 देशों के मध्य हुआ, तो भारत और श्रीलंका के मध्य में। डेटा मैंने बता दिया कि 9 लाख तमिलों को नागरिकता दी गई थी इसमें। चलिए, HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की स्थापना करी गई, ठीक है। HAL की बात करें तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इसको बोलते हैं, आज बोलते हैं। पर मैं एक फैक्ट आपको बता देता हूं, स्थापना HAL की 1964 में हुई। यहाँ पर आप नीचे फैक्ट देख सकते हो, HAL की स्थापना 1964 में की गई। पर अगर हम बात करें यही संस्था पूर्व में क्या कहलाती थी, तो हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड कहलाती थी, जिसकी स्थापना दिसंबर 1940 में की गई थी। याद रखिएगा, HAL जो है ना, ये दुनिया के सबसे पुराने और बड़े एरोस्पेस यानी रक्षा निर्माताओं में से एक है। और जो तेजस हमारे यहाँ पर जो हम लोग फ्लाई करते हैं तेजस, तो तेजस का निर्माण भी HAL के द्वारा ही किया गया। पर एक बिंदु याद रखना है कि जो HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, इसके लिए 1964 आता है। अगर हिंदुस्तान ये एयरक्राफ्ट लिमिटेड आता है तो इसके लिए 1940 आता है। सुपर इंपॉर्टेंट बिंदु क्या है, ये है कि ये जो HAL ना, इसकी स्थापना किसके सहयोग से की गई थी या किसका विजन है ये, तो श्री सेठ वालचंद हीराचंद के सहयोग से इसकी स्थापना करी गई थी। यानी इसके संस्थापक यही थे, इन्हीं के प्रयासों से इसकी स्थापना की गई थी HAL की, जो आप देख रहे हैं आज कितना बढ़िया काम करके दिखा रहा है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL एक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की एरोस्पेस रक्षा कंपनी है। अगर ये पूछा जाता है कि HAL कार्य क्या करता है, तो आपको ये बताना होगा कि जो भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र है, पब्लिक सेक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, जो सार्वजनिक क्षेत्र है उसकी एरोस्पेस और रक्षा कंपनी है, यानी रक्षा उत्पादों को बनाने का मूलतः इसका कार्य है। हेडक्वार्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु में, तो सुपर इंपॉर्टेंट बिंदु है, दोनों याद रखिएगा। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1964 में भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड की स्थापना हुई। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि अर्थ मूवर्स लिमिटेड है क्या।
देखो, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड ये एक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, यानी पब्लिक सेक्टर यूनिट है, ठीक है। विभिन्न प्रकार के भारी उपकरण बनाती है। भारी उपकरण आप ये देख रहे होगे साइड में जेसीबी बनी हुई है, ठीक है। तो जेसीबी या कोई भी जो खुदाई करने वाली, जो टनल बनाने वाली मशीनरी है, या जो बड़ी बड़ी क्रेन्स होती हैं, या रोड रोलर्स होते हैं, यानी ऐसी जो मशीनरी जो बहुत बड़ी होती है, बहुत विशाल होती है, तो भारी उपकरण बनाने के कार्य में ये कंपनी लगी हुई है। भारत सरकारी कंपनी, याद रखिएगा, पब्लिक सेक्टर यूनिट है। उसके अलावा अगर कुछ और जो इसके बारे में आपको जानकारी करनी होगी कि इसका हेडक्वार्टर जो है ना वो कहाँ, वो बेंगलुरु में है, यानी मुख्यालय बेंगलुरु में है। कार्य क्या करता है, किस क्षेत्र में कार्य करता है, इसके बारे में हम लोग व्यापक जानकारी थोड़ी करनी पड़ेगी, यानी किन किन फील्ड्स में ये कार्य करता है, चूंकि ये क्वेश्चन कई प्रकार से पूछा गया था। जैसे अर्थ मूविंग, यानी आपको क्या करना है कि किसी तरीके से मिट्टी को शिफ्ट करना है, अर्थ की जो सरफेस है, क्रस्ट है, उसको यहाँ से वहाँ शिफ्ट करना है, यानी खुदाई करनी है, या टनलिंग करनी है, या रेलवे की पटरियाँ बिछानी है तो आपको जगह समतल करनी होती है, परिवहन या खनन आदि क्षेत्रों के लिए ये लोग कार्य करते हैं, मशीनरी का निर्माण करते हैं। अगर हम बात करें BHEL की, अगला है BHEL, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ठीक है। वो उधर आपने देखा था भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड था, इधर भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड है। 1964 जो है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष रहा था। उसका कारण ये था क्योंकि हमने जो हम आज अपने यहाँ पर विकास देखते हैं ना, या जो हम अपने यहाँ पर आज मशीनरी देखते हैं, या जो कुछ भी ऐसा देखते हैं जो एक्वायर करने के लिए एक बहुत मेहनत की रिक्वायरमेंट होती है, वो सारा का सारा उस समय से लगातार सुचारू रूप से चलाया गया, तब जाकर के आज इंडिया यहाँ तक पहुँचा हुआ है। स्थापना की बात करें BHEL की, तो BHEL BHEL इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है, न्यू दिल्ली से ऑपरेट करते हैं। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड जो है ना, इसका कार्य क्या है, सार्वजनिक सेवा क्षेत्र, इंजीनियरिंग व निर्माण क्षेत्र में सबसे बड़ी कंपनी है, यानी PSU तो है, पर अगर हम बात करें कि कार्य क्या करते हैं, तो इंजीनियरिंग का कार्य, उसके अलावा विनिर्माण क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी है। अगर हम कुछ और बिंदु देखें तो भारत में ऊर्जा संबंधी मूलभूत संरचना क्षेत्र में विशालतम इंजीनियरिंग और विनिर्माण का जो उद्यम है ना, इसको पेश करने का काम मूलतः इन्हीं का है। उसके अलावा कुछ और चीज़ें देखते हैं। देयर आर 6 की एरियाज विच BHEL डील विद, यानी कुल मिलाकर 6 क्षेत्र ऐसे हैं जिनसे ये डील करते हैं। उनमें से क्या क्या है, 6 क्षेत्रों में भी और अलग अलग कैटेगरीज हो जाती हैं। सबसे पहले यहाँ देख लो, बिजली उत्पादन में, यानी थर्मल, हाइड्रो, गैस पावर प्लांट या जो भी हो, सौर सोलर हो, बिजली उत्पादन के जितने भी क्षेत्र हैं उनको लेकर के कार्य करना, ठीक है। ट्रांसमिशन पर, परिवहन, रक्षा, एरोस्पेस, तेल, गैस, बैटरी, ऊर्जा भंडारण, आप समझ सकते हैं कि इसकी महत्वता क्या है। जो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ना, कितने क्षेत्रों में कार्य करती है और कितने क्षेत्रों में एक्स्ट्राऑर्डिनरी कार्य करके उन्होंने दिया हुआ है। यानी अगर यहाँ पर देखोगे तो इंजीनियरिंग है, विनिर्माण है, इरेक्शन हो गया, कमीशनिंग हो गया, सर्विसिंग हो गया, इन सभी क्षेत्रों के लिए आउट क्लास जो इंजीनियरिंग है ना, उसका प्रदर्शन करती है ये कंपनी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है। वैसे भी एग्जाम में ये 1-2 बार नहीं, क्या 20-50 बार क्वेश्चन आ चुका है, तो बहुत ध्यान रखिएगा इसको। हेडक्वार्टर याद रखना है, उसके अलावा स्थापना वर्ष याद रखना है और उसका कार्य याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विश्व हिंदू परिषद की स्थापना, विप इसको बोल देते हैं। तो विश्व हिंदू परिषद की स्थापना वर्ष 1964 में हुई थी। आपको पता है कि ये राइट विंग संगठन है, यानी जो हमारे यहाँ दक्षिणपंथी पार्टियां हैं ना, उनको, या दक्षिणपंथी जो विचारधारा है उसको सपोर्ट करने के लिए जो संस्था थी बनाई गई थी। विश्व हिंदू परिषद की स्थापना 1964 में की गई थी, ठीक है। संस्थापकों की बात करें तो स्वामी चिन्मयानंद, ठीक है, उसके अलावा SS आप्टे हो गया, या मास्टर तारा सिंह, ये सब लोगों ने मिलकर के इसकी स्थापना 21 मई 1964 को मुंबई में की थी, ठीक है। साधना शाला एक जगह है संदीपनी में, तो वहाँ पर इसकी स्थापना की गई थी। तो बहुत ही ज़्यादा इस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण संस्था बन जाती है ये। तो इसके बारे में याद रखिएगा, ईयर याद रखना और स्थापना किसने की थी तो ये याद रखना पड़ेगा आपको। तो ये था आज का लेक्चर। आई थिंक आपको जो इम्पोर्टेंट घटनाक्रम था वो समझ में आया होगा, और 1964 में जो देश में राजनीतिक बदलाव हुए थे वो भी आपको समझ में आया होगा। क्या राय रखते हैं आप अपनी इस बारे में, वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कमेंट जरूर करिएगा, अपनी राय तो कम से कम दिया करिए कि हाँ किस बारे में आप क्या सोचते हैं, या इसमें हम और क्या सुधार कर सकते हैं। तो इस पर अपना कमेंट जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में। होप फॉर द बेस्ट।